नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में। अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो कमोडिटी से जुड़े सवाल आप हमें भेज सकते हैं। नंबर आपके सामने है 9136934065। इस नंबर पे अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करें, अपना नाम, अपने शहर का नाम भेजें और फिर कमोडिटी से जुड़े सवाल भेजें। अगले आधे घंटे तक हमारे साथ दो मेहमान हैं जो आपके सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। हमारे साथ सचिन गुप्ता हैं 5 पैसा कैपिटल से और प्रथमेश माल्या हैं एंजल वन से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे हमास वॉर की। हमास के जो इजराइल पे जो हमले हुए थे उसके अब 1 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में अब ये देखना ज़रूरी है कि उस युद्ध के बाद से अब तक कमोडिटी का क्या हाल रहा है, किस कमोडिटी पर सबसे ज़्यादा इसका असर हुआ है। तो इस वॉर का सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिला है गोल्ड को। कॉमेक्स गोल्ड ने पिछले 1 साल में 45% की तेज़ी दिखाई है। कॉमेक्स सिल्वर ने 48% की तेजी दिखाई है पिछले 1 साल में। वही एमसीएक्स गोल्ड पिछले 1 साल में 34% और एमसीएक्स पर सिल्वर पिछले 1 साल में 37% तक चल चुका है। तो एक ज़बरदस्त तेजी पिछले 1 साल में हमास के हमले के बाद से दिखी है। वही मेटल्स की चाल अगर देखें तो एल्युमिनियम में पिछले 1 साल में 19%, जिंक में 27%, कॉपर में 24% की तेजी आई है। ब्रेंट क्रूड और WTI क्रूड की चाल देखें तो यहाँ पर नरमी पिछले 1 साल में दिखी है। भले ही पिछले हफ्ते में ज़बरदस्त तेज़ी दिखी, आज भी काफ़ी तेज़ी है, लेकिन पिछले 1 साल में अगर आप क्रूड को देखें हमास के हमले के बाद से, जबकि सबसे ज़्यादा असर इस पर होना चाहिए था लेकिन वो असर नहीं हुआ क्योंकि अभी भी डिमांड को लेकर चिंता है। तो पिछले 1 साल में ब्रेंट क्रूड में करीब 6% की गिरावट, WTI क्रूड में 8% की गिरावट और नेचुरल गैस 23% तक टूट चुका है। तो ये हाल नॉन एग्री मार्केट का रहा है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कच्चे तेल की, क्योंकि कच्चे तेल में फिर से रफ्तार दिख रही है। पिछले हफ्ते जनवरी 2023 के बाद सबसे बड़ी वीकली तेजी दिखी थी, 8% से ज़्यादा की तेजी ब्रेंट क्रूड में। WTI क्रूड में पिछले हफ्ते 9% से ज़्यादा की तेज़ी दिखी और वो तेज़ी आज भी कंटिन्यू होती जा रही है, क्योंकि शुरुआती कारोबार में हमें लगा कि थोड़ी मुनाफा वसूली आएगी, लेकिन फिर से शाम के सत्र में वापस से यहाँ पर रफ्तार दिख रही है। MCX क्रूड 6400 के आसपास और $79 के ऊपर ब्रेंट क्रूड का भाव है। अब सचिन जी आप बताइए, आपको क्या लग रहा है, कच्चे तेल की चाल आगे कैसी रहेगी, क्या करना चाहिए इन स्तरों पर अब? गुड इवनिंग विश्वमोहन जी। वेल इफ वी टॉक अबाउट द क्रूड ऑयल तो मुझे लग रहा है कि देखिए काफी अच्छी रैली जो है वो ऑलरेडी हम लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशंस में देख चुके हैं। करीब 5577 के आसपास के लोज लगाए थे और ऑन द सेम डे इट वेंट टू दी 6048 के आसपास गया और उसके बाद से कंटिन्यूसली लास्ट 4 डेज से यहाँ पर तेजी बनी हुई है। वीक ऑन वीक बेसिस पे भी अगर देखें तो 10% के आसपास का जो गेन है वो हमने पिछले हफ्ते में जो है वो क्रूड में आता हुआ देखा है। सो अगर टेक्निकली मैं बात करूं यहाँ पे, सो मुझे लगता है कि लाइक एक प्रॉफिट बुकिंग जो है वो क्रूड में आनी चाहिए इन लेवल से। सो यहाँ पर लाइक रिस्क रिवॉर्ड बाइंग पर्पस से तो फेवरेबल नहीं है, बट यस मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस बना के कुछ प्रॉफिट जो है वो अर्न किया जा सकता है। वेल अगर फंडामेंटल्स पर थोड़ा सा फोकस करें, सो जैसे कि आपने स्टार्टिंग में बताया कि डिमांड को लेकर अभी भी कंसर्न है, बट ये सप्लाई डिस्ट्रप्शंस की जो चिंताएं हैं उसके चक्कर में यहाँ पर जो है वो एक रिस्क प्रीमियम जो है वो क्रूड हमें देखने को मिला है। सो करंट मार्केट प्राइस से मुझे लगता है कि और यहाँ से करीब 20 से 25 रुपए का और अपसाइड मोमेंटम मिलता है, यानी कि वापस से प्राइसेस अराउंड 6400 के आसपास मिलते हैं तो फिर वहां से एक बार शॉर्ट इनिशिएट किया जा सकता है। स्ट्रिक्टली एक स्टॉप लॉस रहेगा 6470 का, बिकॉज अब दैट लेवल जो है एक ब्रेकआउट कंफर्म होता हुआ नजर आएगा। सो अगर यहाँ से एक रिवर्सल कॉल लेना है तो 6470 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ वन कैन लुक फॉर द शॉर्ट नियर अराउंड 6400 और डाउन साइड में मुझे लगता है ये प्रॉफिट बुकिंग करीब कंटिन्यू हो सकती है अराउंड 6300 और 6250 तक के लिए। सो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 6470 के साथ में देख सकते हैं क्रूड में। सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी के साथ यहाँ पर काम करना है। आप बताइए आपको क्या लग रहा है प्रथमेश जी, आपको भी लग रहा है कि जो तेजी आती है इसमें बेचना चाहिए क्रूड को, क्रूड की तेजी सस्टेन होगी या नहीं होगी? आप क्या कहेंगे कच्चे तेल पर सर? फंडामेंटली भी बताइए और टेक्निकल चाल भी बताइए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। जितना भी ऑयल प्राइसेस राइज हुआ है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में, वो ऑन द अजम्पशन है कि ऑयल प्राइसेस जो है वो रिस्क में है। अब यहाँ पे हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं ईरान के, जो अराउंड 1.6 1.7 मिलियन बैरल्स पर डे का एक्सपोर्ट मार्केट में उनका शेयर है।
तो फिलहाल वैसे तो कोई डिस्टरबेंस नहीं है। जो भी डिस्टरबेंस होने की संभावना है उसी बेसिस पे जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम अटैच हुआ है ऑयल पे। फिलहाल अभी भी एस्केलेशन ऑफ वॉर ऑलरेडी स्टार्ट हुआ है, बट पूरे हद तक और एस्केलेट नहीं हुआ है। तो जब तक ये नहीं होता है तब तक वो पॉसिबिलिटी है कि ये एस्केलेशन जो है और बढ़ सकती है। तो इफ्स एंड बट्स वाला यहाँ पे सवाल है। बट यहाँ पे जिस हिसाब से मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है, मेरे ख्याल से वापस 6570 के भाव वापस देखने को मिल सकते हैं। तो 6400 के आसपास इसको खरीदना चाहिए, 6300 का स्टॉप लगाना चाहिए, ऊपर में 6570 के टारगेट रहे। चलिए, क्रूड के बाद अब बात करते हैं गोल्ड की, क्योंकि गोल्ड का जो रन अप रहा है पिछले एक साल में जबरदस्त रहा है। घरेलू बाजार में इंपोर्ट ड्यूटी के एडजस्टमेंट के बाद भी रिकॉर्ड स्तरों के आसपास ही भाव खड़ा है, अभी भी 76,000 के बेहद करीब है। क्या लग रहा है आगे की चाल? सचिन जी, गोल्ड की कैसी रह सकती है? किस तरह की रैली आप यहां से और देख रहे हैं, या रैली काफी स्ट्रेच हो चुकी है, बाजार अब काफी रिस्की है, अब सावधानी बरतना चाहिए, या अभी भी रिस्क प्रीमियम यहां पर मिलता रहेगा, गोल्ड की तेजी जारी रहेगी? क्या कहेंगे सचिन जी? वेल विश्वमोहन जी, मुझे लगता है कि रिस्क प्रीमियम अभी भी जारी रहेगा और एक अच्छे रिटर्न्स जो है वो गोल्ड में आने वाले टाइम में भी मिलते रहेंगे, बिकॉज जिस तरीके का ये मोमेंटम हमने देखा है वो सस्टेन होता हुआ नजर आ रहा है। गोल्ड में हम कोई भी फ्री फॉल आता हुआ नहीं देख रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, और एक सस्टेन मोमेंटम के साथ में जो है वो गोल्ड स्लोली एंड ग्रेजुअली ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। वेल अगर मैं करंट मार्केट प्राइस की भी बात करूं तो 76,300 के आसपास में है, और एक इमीडिएट ब्रेकआउट लेवल है इसके अंदर 76,600 पे। वंस प्राइसेस सस्टेन अबव 76,600 ना, एक अच्छा खासा मोमेंटम जो है वो वापस से गोल्ड में कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। फंडामेंटल्स हम सभी के सामने है, फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है, और अगर हम देखें तो ओवरऑल अंडरटोन जो है वो गोल्ड का वो अभी भी पॉजिटिव यहाँ पर बना हुआ है। सो मुझे लगता है कि लाइक अगर इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो कोई भी डिप मिलती है करीब 76,200 टू 150 के लिए, वहां से वन कैन लुक फॉर द बाय, और डाउन साइड में 75,950 का एक स्टॉप लॉस लेना रहेगा। अपसाइड पोटेंशियल मुझे लग रहा है 76,500 550 के लिए, एंड 76,600 विल बी द रेजिस्टेंस जोन। सो जैसे ही वो ब्रेक होता है, मोमेंटम जो है वो अपसाइड में करीब 77,500 और 78,000 तक के लिए भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। चलिए, तो ये व्यू गोल्ड को लेकर हो गया, लेकिन कई सारे दर्शक हैं जिनके सवाल है वो लेना भी जरूरी है। एक एक करके सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल है क्रिश का, दिल्ली से। कॉपर में आगे क्या हो सकता है, बताइए। कॉपर में प्रथमेश जी, आपकी राय क्या बन रही है? आज तो सीमित दायरे में है, कल से चाइना का मार्केट भी खुल रहा है, फंडामेंटल्स क्या है, क्या करना चाहिए इनको यहाँ से? आई थिंक चाइना की तरफ से जो भी रिसेंट मॉनेटरी स्टिमुलस था वो सारा कैप्चर हो चुका है, और कोई ज्यादा फर्दर बूस्ट नहीं और न्यूज फ्लो भी नहीं है। बट मेरे ख्याल से प्राइस में ऑलरेडी कैप्चर होने के बाद अभी यहाँ पे थोड़ा सा थमते हुए दिख रहा है। तो इसको यहाँ पे जस्ट फॉर डे ट्रेड 858 के करीब अक्टूबर वायदा बेचना चाहिए, 862 का स्टॉप रखना चाहिए, और टारगेट नीचे में 850 के रखना चाहिए। दर्शक है हमारे साथ जतिन कंजारिया है गुजरात से। इनका सवाल है, क्रूड के पुट ऑप्शंस के प्रीमियम के भाव बढ़ेंगे क्या? सचिन जी, आप सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी के साथ काम करने की सलाह दे रहे थे, तो जतिन जी को क्या सलाह देंगे? जतिन कंजारिया जी पूछ रहे हैं कि आप पुट ऑप्शंस के प्रीमियम के भाव बढ़ेंगे क्या आगे? जी बिल्कुल, जैसे कि मैं सेलो राइज यहाँ पर सजेस्ट कर रहा हूँ, बट एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ में यहाँ पर मैं पोजीशन बनाने की सलाह दे रहा हूँ, बिकॉज 6470 अगर ब्रेक होता है और क्लोजिंग बेसिस पे क्रूड सस्टेन करता है तो एक बड़ा ब्रेकआउट जो है वो कंफर्म होता हुआ नजर आएगा। सो अगर मैं बात करूँ करंट मार्केट प्राइस से, यस सेलो राइज की स्ट्रेटेजीज है, और यहाँ पर 6400 का जो स्ट्राइक प्राइस है पुट ऑप्शन का, विच इज ट्रेडिंग नियर अराउंड 237 के आसपास में ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है यहाँ पर एक बार पोजीशन बना के ट्रेड लिया जा सकता है, एंड पुट ऑप्शंस के अंदर एक अच्छा बेनिफिट जो है इनको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सो यस, पोजीशंस पुट ऑप्शंस में बना के प्रॉफिट लिया, लाइक ट्रेड लिया जा सकता है अगर ये चाहे तो। ओके, तो ये सलाह आपकी लिए आ गई है। अगले दर्शक हमारे साथ हैं, महावीर हैं बंगलुरु से। कॉमेक्स गोल्ड $2400 तक वापस आएगा क्या? इतनी बड़ी गिरावट आपको प्रथमेश जी लगती है क्या? $2400 तक कॉमेक्स गोल्ड? $250 से $300 का ये फॉल उम्मीद कर रहे हैं, तो फिलहाल तो मुश्किल लग रहा है जिस गिरावट हिसाब तो से। कब तक, टाइम फ्रेम भी सर बता दीजिएगा। फिलहाल तो ये मुश्किल है सर, बिकॉज न्यूज़ फ्लो जो है वो क्लियरली गोल्ड के फेवर में ही है और सिल्वर के भी फेवर में ही है। तो अगर अनलेस एंड अनटिल आउट ऑफ द ब्लू एवरी इकोनॉमी स्टार्ट राइजिंग, इंटरेस्ट रेट्स थम जाए या फिर गिरावट भी हो जाए, डॉलर इंडेक्स जो है वो वीक हो जाए, सारे फैक्टर्स जो है गोल मिलाकर सपोर्टिव होने चाहिए, तभी ये फॉल हो सकता है। अदरवाइज थोड़ा मुश्किल दिख रहा है सर। ओके,
चलिए, तो ये मुश्किल लग रहा है, इतनी गिरावट अभी के फंडामेंटल्स के मुताबिक नहीं दिख रही है। बाकी बाजार है, कभी भी फंडामेंटल चेंज भी होते हैं, फिर बाजार किसी भी तरफ जाता है, लेकिन अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है, ऐसा प्रथमेश जी कह रहे हैं। जयराम देवासी है मारवाड़ से, गोल्ड 2 लॉट इन्होंने लॉन्ग कर रखा है 74,616 रुपए पे। क्या करना चाहिए सचिन जी, बने रहें लॉन्ग पोजीशन में? जी बिल्कुल, वेट कर सकते हैं, अच्छे लेवल से बाइंग है, हालांकि ऑलरेडी ये प्रॉफिट में है। अगर आप प्रॉफिट लॉक करना चाहें तो एक लॉट में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, रिमेनिंग पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। और अगर ये लंबे समय की अवधि के लिए गोल्ड में बाइंग ली है इन्होंने, तो आई वुड सजेस्ट कि दोनों पोजीशंस अगर होल्ड करना चाहते हैं तो अभी पोजीशंस को होल्ड करके रख सकते हैं। ओके, अगले दर्शक हमारे साथ परवीन हैं पुणे से, नेचुरल गैस में आगे क्या हो सकता है? परवीन जी, प्रथमेश जी आपसे पूछना चाह रहे हैं, आपके फॉलोअर है, बताइए इनको नेचुरल गैस का आउटलुक क्या लग रहा है आपको? 52 अपसाइड में पॉसिबल है मेरे ख्याल से। इनको अगर बाय करना है या फिर इनकी ऑलरेडी पोजीशन है तो और ऐड करना चाहिए इनको। 235 के करीब एक कमोडिटी मिले, इसको ऐड करो। 228 का स्टॉप लगा, ऊपर में टारगेट 252 के लिए रखें। ओके, अगले दर्शक हमारे साथ हरपाल सिंह है गुजरात से, क्रूड का कॉल ऑप्शंस खरीदना चाहिए क्या? प्रथमेश जी आप क्या सलाह देंगे इनको, कॉल ऑप्शंस में बाई साइड इनको रहना चाहिए? आई थिंक क्रूड में इनफैक्ट कॉल ऑप्शंस में ही ट्रेड करें, यदि आप कॉल खरीदो या पुट करो तो, बिकॉज यहाँ पे आपका अगर लॉस है तो प्रीमियम लॉस ही होता है। बट यस, प्रीमियम्स में भी अगर आप बाय साइड में हैं तो फिर इसमें स्टॉप लॉसेस लगाए। पॉसिबिलिटी है 6,600 तक की जाने की, तो यस 6,400 का एट द मनी कॉल ले सकते हैं मेरे ख्याल से। और फिलहाल यहाँ पे मेरे पास प्राइस पॉइंट्स नहीं है, बट अपसाइड की पॉसिबिलिटी जो है वो 6,600 की। ओके, तो ये सलाह आपके लिए है। अगले दर्शक हमारे साथ नितिन है कानपुर से, चांदी 90,700 रुपए पे लॉन्ग कर रखा है, क्या करना चाहिए सचिन जी चांदी में इनको? काफी अच्छे लेवल से बाइंग है इनकी, और वही सपोर्ट जोन है 90,000 के आसपास में। तो मुझे लगता है पोजीशंस को अगर होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड करना चाहिए इनको पोजीशंस को। अप साइड में कोई भी लाइक अप साइड मोमेंटम मिलता है करीब 94,000 95,000 के आसपास में, तो वहां पर एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ हैं अमित हैं नासिक से, इनका सवाल है नेचुरल गैस पर 240 रुपए पर इन्होंने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है, एवरेज भाव है, क्या करना चाहिए सचिन जी इनको? नेचुरल गैस में 240 पर लॉन्ग है, क्या करें? विश्वनाथ जी, नेचुरल गैस में यहाँ पर मेरा व्यू जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट साइड का बन रहा है, बिकॉज 254-55 के आसपास से जो एक टर्न अराउंड आया है, डेली चार्ट्स पर एक कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिखा है, और आज के ट्रेडिंग सेशन में भी नेगेटिव मोमेंटम्स यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है। तो मेरा यहाँ पर जो कॉल है वो शॉर्ट साइड का है। 233 के अराउंड से मैं एक बार शॉर्ट्स रिकमेंड कर रहा हूँ यहाँ पे, एंड 244 245 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लिया जा सकता है। डाउन साइड में जो मेरे टारगेट्स है वो करीब 230 एंड 227 के हैं। तो मेरा व्यू चूंकि शॉर्ट साइड का है, तो आई वुड सजेस्ट कि एक बार सेल पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं नियर अराउंड 238। ओके, अगले दर्शक हमारे साथ गोपाल हैं दिल्ली से, गोल्ड में क्या करना चाहिए, गोल्ड में क्या करें प्रथमेश जी? गोल्ड पर एक स्ट्रेटजी बता दीजिए, टारगेट स्टॉप लॉस भी बता दीजिएगा। थोड़ा सा रैली यहाँ पे टायर्ड दिख रहा है, और प्लस हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ द हिस्ट्री पे है, थोड़ा सा करेक्शन ड्यू है यहाँ पे। अराउंड 76,340 के करीब इसको बेचना चाहिए। 76,590 का स्टॉप रखना चाहिए, टारगेट 75,750 के लिए रेट। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ जो सवाल भेज रहे हैं कि गोल्ड चांदी इनकी बाइंग है 4 लॉट 91,300 पे, प्रॉफिट बुक करें या बने रहें? सचिन जी क्या करना चाहिए? 91,300 की बाइंग है, 4 लॉट है, अभी भी प्रॉफिट में है, बने रहें या निकल जाएं? आज जी मुझे लगता है एक बार पार्शियली प्रॉफिट बुक कर लें, एंड उसके बाद वापस से कोई भी डिप मिलती है 91,000 तक की अगेन से, तो री एंट्री ले सकते हैं, बिकॉज 91,000 के आसपास की इनकी बाइंग है, और करंट भाव से मुझे लगता है इनके लेवल से जो भाव चल रहा है करीब 1000 एंड 1300 पॉइंट्स ऊपर चल रहा है। तो पार्शियली प्रॉफिट बुक करिए, अगर वापस से वही लेवल्स मिलते हैं तो री एंट्री ले सकते हैं। चलिए काफ़ी सारे दर्शकों के सवाल लिए हैं, कुछ सवाल रह गए हैं, आगे लेंगे शो में, लेकिन उससे पहले हम ग्वार की बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि ग्वार की अगर आज चाल देखें तो ग्वार में आज तेजी दिखी है। शुरुआती कारोबार में हल्की नरमी दिख रही थी, लेकिन आखिर आते आते 5450 के ऊपर ग्वार सीड और ग्वार गम 10,940 पे बंद हुआ है, आधे % से ज़्यादा की तेजी दिखी है। दिन के निचले स्तर से रिकवरी है। पिछले सत्र में हमने देखा था 3% तक की गिरावट आई थी। कहा यह जा रहा था कि पिछले सीजन से उत्पादन ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अभी ग्राउंड की क्या स्थिति, हम अलग अलग एक्सपर्ट से, अलग अलग सर्वेयर से ये जानने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ आज हैं महेश गुप्ता जी, सर्वेयर हैं।
इनका कहना है कि ये कई सारे राजस्थान के ज़िले में इन्होंने घूमकर वहाँ के फसलों को देखा है और वहाँ से फसलों का जायज़ा भी लिया है। महेश जी बताइए, आपके पास अब ताज़ा रिपोर्ट क्या है, क्या कह रहे हैं अब आप? सर मैं अभी जब रिपीट सर्वे पे गया था तो मैंने ये सब देखा है कि जो गंगानगर, हनुमानगढ़, सादुल शहर, केसरी सिंहपुर और ये रायसिंह नगर जो मंडियां थी उनमें सब में मूंग की एरावल भरपूर मात्रा में पिछले काफी दिनों से अच्छी एरावल हो रही थी। अभी मैंने देखा है कि पूरा जो लूणकरण शहर, नोखा, सरदार शहर और बीकानेर का जो एरिया है उनमें मोट की एरावलें अच्छी हो रही हैं, जबकि पहले कभी भी इन मंडियों में मोट नहीं आया था और इन दूसरी मंडियों में मूंग की एरावल कभी नहीं थी। इतना मोट और मूंग मैंने अभी तक कभी भी इन मंडियों में आते हुए नहीं देखा। ये ग्वार की अच्छी मंडियां थी पहले, लेकिन इनमें किसानों ने काफी मात्रा में ट्रांसफर किया है मूंग और मोट में ग्वार से। ये चीज आज जमीनी स्तर पे सब लोगों को नजर आ रही है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी अभी और भी मंडियों में 10 दिन में 15 दिन में सब साफ हो जाएगा फसल कितनी आती है। लोग जो बोल रहे हैं कि 80 लाख बोरी, 70 लाख बोरी, 60 लाख बोरी, जो भी बोल रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि मैं पिछले साल 80 लाख बोरी को मानता था। इस साल मैं मानता हूं कि 60 लाख से भी अंदर। पहले मैं 60 लाख बोरी बोला था आपको, लेकिन अब की बार मेरे को 50-55 लाख बोरी के लगभग लगती है, क्योंकि जैसलमेर में भी काफी एरिया में मोट में ट्रांसफर हुआ है। आने वाले समय में भी वहां पर वापस मोट आएगा। और लूणकरण सर जो बहुत बड़ी मंडी है, आज वहां 15,000 कट्टे की मोट की आवक है। नोखा बहुत बड़ी मंडी है जिसमें 14,000 कट्टे मोट की आवक है। सरदार शहर में 5,000 बोरी है, बीकानेर में 7,000 बोरी मोट की आवक है। इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में मोट की आवकें बढ़ रही हैं। ग्वार की अभी तक नहीं बढ़ पाई। पिछले साल 80,000 बोरी, लगभग 70 से 80,000 बोरी के बीच में इस पीरियड में ग्वार की एरावल थी। आज की तारीख में 15-20 हजार बोरी ही लगभग ग्वार आ रहा है। मेरे को लगता है कि फसल में बहुत बड़ा पोल आगे जाके समझ में आएगा सबको। अभी कुछ भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। मैंने धरातल पे जाके इस चीज को सबको देखा है। यानी आपको लग रहा है कि जो पीक अराइवल टाइम जो पिछले साल अक्टूबर के पहले हफ्ते में था, वहां पर पीक अराइवल टाइम में कितना आ रहा था सर? एक लाइन में बताइएगा। पिछले साल का बताइए। पिछले साल कुल मंडियों के आवक कितने थे ग्वार के? की आवक थी 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में समथिंग ऐसा मेरे को मालूम है। और अब की बार पीक एरावल इसी पीरियड मंडियों में कुल मिलाकर राजस्थान की मंडियों में कितने आवक थे इस दौरान पिछले साल? 80,000 बोरी के लगभग आवक थी सर। और इस साल कितने हैं कुल मिलाकर? एक मंडी की नहीं पूछ रहा हूं, सारी मंडियों की सर। हाँ। और इस साल क्या है? इस साल सर 15-20 हजार बोरी आ रही है अभी तक से 15-20 हजार। तो देरी क्यों? फसल में देरी हुई है या उत्पादन उतना कम तो नहीं होगा? सर फसल में देरी नहीं है। समस्या ये है कि पिछले साल 15 सितंबर से 25 सितंबर के बीच में बरसात हो गई थी। इस साल बरसात नहीं हुई है, इसलिए फसल में देरी होने की कोई चांसेस नहीं है। ओके। अगर बरसात बीच में हो जाती तो फसल देर हो जाती। ओके। लेकिन सर, फसल आपने पिछली बार कहा था कि 60 लाख बोरी के आसपास उत्पादन हो सकता है, अभी कह रहे उससे भी कम हो सकता है। उससे भी कम हो सकता है सर, लेकिन भाव के में जो मुनाफा वसूली अभी दिख रही थी, उसके पीछे आप वजह क्या मानते हैं? पिछले हफ्ते काफी मुनाफा वसूली दिखी, आज भी शुरुआती कारोबार में गिरावट थी, क्या हो रहा है सर? फिर सर इसमें क्या हुआ कि जब हमने पिछले सर्वे किया था और आपके चैनल पे मैंने बहुत अच्छा रिपोर्ट किया था कि प्रोडक्शन में बहुत बड़ा लोचा है, तो काफी लोगों ने उस पीरियड में, कुछ लोगों ने जो समझदार लोग हैं उन लोगों ने माल लिया था। उन लोगों ने ऊपर जाने पर आपके चैनल ने जो बहुत शानदार रिपोर्ट दी थी, उसके आधार पर उन लोगों ने प्रोडक्शन जीरो लेवल पे माल को लिया था। 100 रुपए, 100, 100, 2 रुपए, 5 रुपए के पीरियड में ग्वार गम को, तो उन लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग किया है। ये प्रॉफिट बुकिंग है, ना कि मंदी। ये तो आपको लग रहा है कि मंदी यहाँ पे नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग नहीं है। महेश जी, आपके ज्यादातर पॉइंट्स मैंने नोट कर लिए हैं, जिसमें ये आपने कहा कि सभी मंडियों में पिछले साल से आवक कमजोर है। गंगानगर से लेके जितनी भी आसपास की मंडियां जहां पे आपने सर्वे किया, वहां के अराइवल पिछले साल से काफी कम है। यील्ड भी आपको काफी कमजोर दिखा आपके सर्वे के हिसाब से, और ग्वार की जगह मूंग और मोट की खेती ज्यादा हुई है, यील्ड भी काफी खराब है। और आप कह रहे हैं कि 60 लाख बोरी से भी कम उत्पादन इस बार हो सकता है। और ये जो गिरावट आई थी पिछले हफ्ते, उसमें आपको लगता है कि बड़े ट्रेडर्स
जिन्होंने पोजीशन बनाई थी उन्होंने मुनाफा वसूली की है। ये रियल मंदी नहीं है, आगे आपको तेजी लग रहा है। ये आपकी रिपोर्ट है, ये मैं आप सभी लोगों को डिस्क्लेमर के तौर पे कहना चाहूँगा। ये महेश गुप्ता जी की रिपोर्ट के हवाले से मैंने ये जो भी आपको आंकड़े दिए हैं ये इनका कहना है, और हम अलग अलग एक्सपर्ट्स की राय भी ले रहे हैं, उनसे जानना चाह रहे हैं कि ग्राउंड पर ग्वार में क्या कुछ हो रहा है, किस तरह की रिपोर्ट आ रही है, ताकि एक पूरा नज़रिया आ जाए। इसलिए कि हम खुद ग्वार के मंडियों में या ग्वार के ग्राउंड पर नहीं जा रहे हैं, वहाँ के जो लोकल राजस्थान के लोग हैं, कारोबारी हैं, सर्वेयर हैं, वो हमें बताते हैं, उसी आधार पर हम आपको आंकड़े दिखाते हैं। ये ET नाउ स्वदेश का नंबर नहीं है, ये मैं आपको डिस्क्लेमर के तौर पे देना चाहूँगा। शुक्रिया महेश जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए अब बात करते हैं मसालों की। जीरा और धनिया की बात कर लेते हैं, क्योंकि जीरे में आज तेजी, थोड़ी रिकवरी दिखी है। त्योहारी मांग क्या अभी भी बरकरार है, ये जानते हैं किशोर शाह है हमारे साथ, मसाला कारोबारी है। किशोर जी बताइए, जीरे को लेकर आपकी रिपोर्ट क्या है, क्या लग रहा है, जीरे में कुछ और तेजी बढ़ेगी क्या, और मंडियों में अराइवल्स के नंबर क्या है, डिमांड की क्या स्थिति है, इसके बारे में भी बताइए सर। नमस्कार ऋषि मोहन जी। नमस्कार सर। बहुत दिनों के बाद आपसे मिलना, मतलब बात करने की हुई हमको। जी सर। अभी सर जीरे के अंदर थोड़ी त्योहारी डिमांड है, आगे फेस्टिवल भी आ रहे हैं, जैसे दिवाली आ रही है, उसके बाद कम से कम 45 से 50 लाख मैरिज सीजन आएगा, तो वहाँ डिमांड तो कंटिन्यू रहेगी। जो अभी जो डिमांड है वो कंटिन्यू रहने वाली है। लेकिन जहाँ तक तेजी मंदी की बात है ऋषि मोहन जी, तो तेजी मंदी तो मैं आपको बता दूं कि बाजार एक दायरे में ट्रेड कर रहा है। यहाँ जो जीरा चल रहा है, कभी 15 डिमांड आती है तो 10-15 रुपये बढ़ जाता है, नहीं तो वापस घट जाता है। अब जो भी तेजी मंदी आनी है वो नए सोइंग के आंकड़े के ऊपर आएगी। इसके पहले कोई लंबी तेजी मंदी होने वाली नहीं है। बाजार यही, जैसे डिमांड रहेगी 10-15 रुपये बढ़ जाएगा, डिमांड नहीं रहेगी वापस घट जाएगा, इसी तरह ये ट्रेड करता रहेगा जीरा। ओके सर, जो मौजूदा जो ग्लोबल टेंशन चल रही है, क्या उससे क्या कुछ डिमांड पर असर हुआ है क्या? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि घरेलू जो डिमांड बनी है वो कंटिन्यू बनी हुई है। कम से कम मंडियों के अंदर रोज 10 से 15 हजार बोरी के व्यापार आते हैं, और अराइवल भी ठीक ठाक बनी हुई है, करीबन 8-10 हजार की अराइवल रहती है, तो उससे कोई फर्क नहीं है। रहा एक्सपोर्ट का सवाल, तो एक्सपोर्ट तो जितना चाहिए उतना ही जा रहा है, क्योंकि चाइना का एक्सपोर्ट इतना बड़ा नहीं हो रहा अभी, और गल्फ कंट्री में जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो धीरे धीरे हो रहा है, इतनी कोई बड़ी दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है, थोड़ा 2-5% फर्क पड़ता है एक्सपोर्ट के अंदर, बाकी घरेलू डिमांड अच्छी बनी हुई है सर। ओके सर, बुआई के नंबर को लेकर आप लोगों के पास कुछ रिपोर्ट है क्या? क्योंकि सुबह में मैंने एक ग्राउंड के कारोबारी से बात की, तो उन्होंने कहा कि पिछले साल से काफी कम बुआई इस बार जीरे की हो सकती है, इसमें कुछ सच्चाई है क्या? हाँ जी सर, इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं बताना चाहूंगा कि मैंने भी गुजरात और राजस्थान से जो व्यापारी है हमारे लाइन के, उनसे भी बात की है, काफी किसानों से भी बात की है मैंने। तो ऐसा अनुमान लग रहा है कि गुजरात के अंदर 15-20% बुआई कट सकती है, राजस्थान के अंदर 5-10% बता रहे हैं, लेकिन राजस्थान का एरिया भी बहुत बड़ा है, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन वो आने वाले समय में बताएगा। विजय जरूर कटेगी, अब कितनी कटती है वो आने वाले समय में मालूम पड़ेगा। ओके किशोर सर, अब बताइए धनिया पे, छोटा जवाब, वक्त बहुत कम है, धनिया में बताइए क्या होगा? फिर से गिरावट दिख रही है, एक रिकवरी के बाद फिर से गिरावट। मैं आपको, धनिया में लंबी तेजी अभी भी नहीं है, लेकिन इस बार धनिया की बिजाई MP और राजस्थान में कटेगी, वहां उसका मूवमेंट होगा, नई बिजाई के ऊपर भी होगा। अन्यथा ये बाजार ट्रेड करता रहेगा, 5 डिमांड बनेगी तो 5 बढ़ेगा, नहीं तो घट जाएगा। लंबी तेजी में इसमें भी अभी नहीं है सर। ओके, शुक्रिया किशोर शाह जी आपका, धन्यवाद सर, आपने वक्त निकाला, ग्राउंड की रिपोर्ट बता दी। प्रथमेश जी और सचिन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कमोडिटी फटाफट को यहीं समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। वैसे रिस्क